हेलो एवरीवन, न्यूज़पेपर सीरीज 3 दिसंबर 2021 का तो है तो ये द हिंदू का ही देख सकते हैं आप यहाँ पर। द हिंदू का है 3 दिसंबर, लेकिन ये है सिटी न्यूज़ का। ये खबर हम पढ़ के देखते हैं और क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें वो देख लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर किसी भी आर्टिकल में मैंने देखा है नाउन फ्रेज तो होता ही होता है, तो आप नाउन फ्रेज आपको मैं बताऊँगा। पैसिव का इस्तेमाल भी होता ही होता है। एक यहाँ पर एक फाउंड टू हैव का इस्तेमाल हुआ है तो आप ये सीख सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज भी आता ही आता है। एक यहाँ पर सेंस का इस्तेमाल हुआ है वो देख सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी आता ही आता है। एक यहाँ पर सब्जेक्ट टू का इस्तेमाल हुआ है वो देखिए, और ऑप्ट फॉर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स में है। वर्ड्स मीनिंग की बात करें तो किक इन बड़ा अच्छा एक वर्ड है, काफ़ी मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में। किक इन का मतलब होता है समथिंग किक्स इन इट बिगिंस टू टेक इफेक्ट, यानी कि अगर कोई किक इन हो रहा मतलब कि अब वो प्रभाव में आ गया है, मतलब अब वो यूज़, मतलब कैसे बोलो, शुरू हो गया है। अगर कोई रूल किक इन हो गया तो रूल अब चालू हो गया, अब लग गया जी, अब वो इफेक्ट में आ गया। इस तरीके से जैसे लिखा है कि एज डिस्काउंट्स किक्ड इन, यानी कि अब डिस्काउंट चालू हो गया है। बुकिंग्स फॉर इमीडिएट ट्रैवल रोज बाय 15%, यानी कि जैसे डिस्काउंट चालू हुआ बुकिंग जो है 15% बढ़ गई। तो ये किक इन बड़ा अच्छा एक फ्रेजल वर्ब है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वर्ड है जो ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो ठेका ले लेना, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा करना बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन संक्षिप्त कर देना, छोटा करना। यहाँ तक तो लोगों को पता है। बट कॉन्ट्रैक्ट का एक और मतलब है, वो है कि टू गेट एन इलनेस और डिजीज, स्पेशली अ सीरियस वन। कोई गंभीर बीमारी या रोग से ग्रस्त हो जाना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये इस वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। असर्टेन जरूर सुना होगा। असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। कहते हैं ना, इट इज़ येट टू बी असर्टेन, अभी भी पता लगाना बाकी है। वेरिएंट काफ़ी आजकल सुनने को मिल रहा है। वेरिएंट का मतलब एक प्रकार, यानी कि कोविड-19 का एक वेरिएंट आया, मतलब उसी का एक अद्भुत रूप, एक अलग रूप, एक प्रकार आ गया। ये तो वर्ड्स कुछ ज़्यादा नहीं है, इतने ही है, स्ट्रक्चर्स हैं। पढ़ते हैं गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 6 मोर इंटरनेशनल फ्लायर्स टेस्ट पॉजिटिव। चूंकि हेडलाइंस ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलते हैं, कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर टेस्ट लिखा है, टेस्टेड नहीं लिखा है। यानी कि इंटरनेशनल जो फ्लायर्स है, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो उनमें से जो 6 लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, टेस्ट हुए हैं। यहाँ देखिए 10 केसेस डिटेक्टेड एट एयरपोर्ट। इसको हम समझेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए 10 केसेस के बाद डिटेक्टेड लिखा हुआ है। जब भी आपको हेडलाइन थर्ड फॉर्म में दिखाई दे, थर्ड फॉर्म में, आप ये मान लेना कि वो पैसिव है, यानी कि ऐसा किया गया है। तो ये देख के ऐसा लग रहा है ना कि 10 केसेस ने किसी को डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पर होना चाहिए था कि 10 केसेस वर डिटेक्टेड या हैव बीन डिटेक्टेड। तो हेडलाइन में ना ये पैसिव को ना अधूरा से दिखाते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब खा जाते हैं। ये हेडलाइन का एक स्टाइल है। तो आप ये थर्ड फॉर्म से पहचान लेंगे कि वो हेडलाइन मतलब वो पैसिव है। तो 10 केसेस वर डिटेक्टेड, उनको डिटेक्ट किए गए एट एयरपोर्ट, ठीक है। सिंस न्यू नॉर्म्स किक्ड इन। अब सिंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब से। सिंस का मतलब है कि जब से। न्यू नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब है कि एक जो मापदंड होता है, एक जो स्टैंडर्ड होता है, कायदा कानून नया बना होगा। किक्ड इन का मतलब है जब से वो इफेक्ट में आया, जब से वो चालू हुआ। तो जब से भैया ये नए कायदे कानून आए हैं, 10 केसेस भैया डिटेक्ट हो गए हैं। से ऐसा कहते हैं, कौन कहते हैं? ऑफिशियल्स कहते हैं। तो यहां पर से लिखा है तो हम इसको सेड समझेंगे कि ऑफिशियल्स ने कहा, ऐसे है। फिर है कि सैंपल्स सेंट फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। अब यहां देखिए सैंपल सेंट लिखा हुआ है, सेंट हमारा V3 है, तो ये पैसिव है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब खाया हुआ है। हम कैसे समझेंगे कि सैंपल्स हैव बीन सेंट। तो कभी भी आपको जो V3 वाला मिले ना, तो या तो आप उसको हैज बीन, हैव बीन करके देखना, नहीं तो वाज वर करके देखना, तो समझ में आ जाएगा। तो हैव बीन सेंट फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रक्रिया है कि अच्छा वो जो भी करते होंगे लैब के अंदर, एक उसका नाम है जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उसके लिए सैंपल्स को भेज दिए गए। इतना काफ़ी है, आप शुरू करते हैं। चलिए, तो हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं। इसको थिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 मोर ट्रैवलर्स फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज, ओके, कॉमा है। फिर लिखा है कि इंक्लूडिंग 1 विद ट्रैवल हिस्ट्री टू साउथ अफ्रीका। फिर यहाँ लिखा है कि टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। फिर लिखा है कि ऑन अराइवल एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेयर ऑन थर्सडे
ऑफिशियल सेड। अब हम कैसे समझेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ तो है कि ऑफिशियल सेड का मतलब है कि भाई ऑफिशियल्स ने कहा, जो भी ऑफिशियल्स थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने कहा। क्या कहा? ये कहा कि 6 मोर ट्रैवलर्स। अब आप यहाँ देखिए टेस्टेड है ना, ये हमारा वर्ब है। तो ये अगर वर्ब है तो इसका कोई सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये 6 से लेकर के, और अगर मैं इंक्लूडिंग को भी अंदर मान लूँ तो ये साउथ अफ्रीका तक, इतना बड़ा आपका एक सब्जेक्ट कि इतने लोग टेस्टेड हुए, यानी कि टेस्ट किए गए, वो पॉजिटिव निकले कोविड-19 के लिए। जब टेस्ट हुआ था पॉजिटिव निकले। तो ये जो 6 से देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब होता है कि एक उसके अंदर नाउन होता है, एक प्री मॉडिफायर, एक पोस्ट मॉडिफायर, बस ये है। देखिए तो 6 मोर ट्रैवलर्स, यानी कि हमारे ये ट्रैवलर्स हैं, ये हमारा मेन है, यही नाउन है। इधर आपका प्री मॉडिफायर, इधर आपका पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर में प्रपोजिशनल फ्रेजेस वगैरह होते हैं। तो 6 मोर ट्रैवलर्स, ठीक है। कहाँ से थे? तो एट रिस्क कंट्रीज से थे, ऐसे देश से वो ट्रैवलर्स आए थे जो कि पहले से ही रिस्क पर है। इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है एक विद ट्रैवल हिस्ट्री, जिसका ट्रैवल हिस्ट्री है टू साउथ अफ्रीका, यानी कि उन 6 में से एक ऐसा व्यक्ति है जो साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर चुका है। तो ये जो 6 ट्रैवलर्स हैं रिस्क वाले कंट्री से जो आए हैं, टेस्टेड पॉजिटिव, इनका भैया पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। किसके लिए? फॉर कोविड-19। कब हुआ? ऑन अराइवल, जब वो पहुंचे एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जब जैसे वो अराइव हुए उनका टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव पाए गए। कब हुआ ये? ऑन थर्सडे। ये सारी बातें किसने कही? ऑफिशियल सेड। ऐसा ऑफिशियल्स ने न्यूज़पेपर वाले को कहा। आराम से टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। तो आप ऐसे ब्रेक कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब हमें यहाँ से फुल स्टॉप, यहीं पे फुल स्टॉप है तो छोटा सा यहीं तक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि 3 आउट ऑफ 243 पीपल, यानी कि 243 लोग थे ऑन एन एयर फ्रांस फ्लाइट। ये फ्लाइट का नाम है, फ्लाइट के लिए ऑन का इस्तेमाल हुआ है, इन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो उस फ्लाइट में, एयर फ्रांस फ्लाइट में कितने लोग थे? 243 पीपल थे। तो उनमें से 3, देख रहे 3 आउट ऑफ, उनमें से 3। अच्छा, यहाँ फ्लाइट के बारे में यहाँ देखिए दैट लिखा हुआ कि दैट लैंडेड एट द एयरपोर्ट अराउंड मिडनाइट। ये जो आप देख रहे हैं ना दैट, दोस्तों, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये दैट से लेकर ये एयरपोर्ट, ये जो मिडनाइट तक देख रहे हैं ना, ये एक क्या बना रहा है? एक क्लॉज बना रहा है। इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। उस एयर फ्रांस फ्लाइट के बारे में बता रहा है कि वो एयर फ्रांस फ्लाइट जो, इस दैट का मतलब है जो लैंडेड, जो लैंड हुआ एट द एयरपोर्ट अराउंड मिडनाइट, आधी रात को लैंड हुआ। उसके अंदर कितने लोग थे? 243 लोग थे, जिनमें से 3, अब देखिए 3 हमारा सब्जेक्ट है, 3, और इसका वर्ब किधर है? टेस्टेड, ये वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट यहां पर है, वर्ब यहां, सब्जेक्ट और वर्ब में इतनी दूरी है, बीच में ब्ला 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 ये चीजें जुड़ी होती है, यही आपको समझना है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ज्यादातर होते हैं गाइस, ये आपको अभी क्लॉज मिल गया, एडजेक्टिव क्लॉज मिल गया, ठीक है। तो ये जो 3 लोग हैं ये पॉजिटिव टेस्ट हुए कोविड-19 के लिए, यहां तक खत्म। ऐसे तोड़िए, मजा आएगा गाइस। कम से कम न्यूज़पेपर में आपको 1 से 2 घंटे तो देना पड़ेगा। लेकिन 2 persons from London were also found to have contracted the virus, कॉमा है, रुक जाइए। बात हो रही है 2 persons की, ठीक है। अब नाउन फ्रेज है, देखिए पर्सन्स, ये हमारा नाउन है। इससे पहले ये जो 2 देख रहे हैं ये प्री मॉडिफायर है, बता रहा है कि अच्छा नंबर बता रहा है, तो ये प्री मॉडिफायर है। यहाँ जो फ्रॉम देख रहे हैं ये पोस्ट मॉडिफायर है। फ्रॉम लंदन, यानी कि 2 आदमी थे, कहाँ से थे? लंदन से थे। वर ऑल्सो फाउंड, उनको भी पाया गया, टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बीमारी से ग्रसित होना, कि वो ग्रसित हो चुके हैं वायरस से। कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, वो वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, ऐसे 2 लोग हैं। एन ऑफिशियल सेड, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा, ठीक है जी, यहां तक हो गया। ये मैं आपको एक फाउंड टू हैव एक पढ़ाकर देखता हूँ गाइस आपको। देखिए ये फाउंड टू बी होता है जैसे, और एक होता है फाउंड टू हैव। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही हैज बीन फाउंड टू बी वेरी वेरी नर्वस, अगर मैं ऐसे बोलता हूं, यानी कि उसको पाया गया है काफी नर्वस रूप में,
यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही इज़ वेरी नर्वस। तो दो तरीके होते हैं। आप बड़ा अच्छा है कि आप किसी का नाम लेते हैं, कोई सब्जेक्ट है, आप उसका नाम लेते हैं, उसके साथ आप मान लो कि वाज वर लगाते हैं पास्ट को दिखाने के लिए, आप उसके साथ हैव बीन या हैज़ बीन लगाते हैं प्रेजेंट को दिखाने के लिए, पैसिव में आप दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप बोलते हैं फाउंड, यहाँ टू लगाते हैं, यहाँ बी लगाइए और बी के बाद या तो वो कुछ है या तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाइए। बी के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है कि वो अच्छा है, बुरा है, वो कमरे में है, छत पर था, ये दिखा सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर जेरेंड लगा सकते हैं। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड का मतलब होता है कि वर्ब है, वर्ब में आईएनजी है। कैसे देख लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मैं बोलूं कि एक मिनट जरा, जब मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ाता था तो मैं ऐसे ही ना एक एक स्ट्रक्चर को समझाता था, फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था, बट फिर शुरू कर रहा हूँ। अब बताना अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ये स्टाइल कंटिन्यू करूँगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं पास्ट की बात करूँ कि शी वॉज फाउंड टू बी क्राइंग, सिर्फ मैंने इतना बोला, शी वॉज फाउंड टू बी क्राइंग, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया गया, दैट शी वॉज क्राइंग। तो अगर कोई लड़की रो रही थी तो मैं उसे कह सकता हूँ यस्टरडे शी वॉज फाउंड टू बी क्राइंग। मैं बोलूँ कि कल उसे पार्क में पाया गया तो मैं क्या बोलूँगा कि शी वॉज फाउंड टू बी इन द पार्क यस्टरडे, कल उसे पार्क में पाया गया। तो ये है आपका टू बी वाला। एक होता है टू हैव वाला। कैसे होता है? ऐसे होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप वॉज, वर्ब पास्ट को दिखाने के लिए, प्रेजेंट है तो आप एक से ज़्यादा है तो हैव बीन कर दीजिए, एक है तो आप हैज़ बीन कर दीजिए। ठीक है, एक हैव बीन और हैज़ बीन। ओके, यहाँ कर दीजिए फाउंड टू, आपको हैव लगाना है। अगर आप हैव लगाते तो हैव के बाद या तो आप स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाइए। पोजीशन का मतलब होता है जैसे उसके पास एक कार है या कार थी ना, इस तरीके से। और नहीं तो अगर उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाइए। कैसे? एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि भाई ही, पास्ट की बात करूं कि ही वॉज फाउंड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी येस्टरडे। अब इसका क्या मतलब हो गया? यानी कि ही वॉज फाउंड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी येस्टरडे, यानी कि ऐसा पाया गया कि कल उसके पास बहुत सारे पैसे थे। इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि ही हैज़ बीन फाउंड टू हैव किल्ड 5 पीपल, इसका मतलब क्या है कि ऐसा पाया गया है कि भैया उसने 5 लोगों का कत्ल किया है। ही हैज़ बीन फाउंड, उसको पाया गया है, टू हैव किल्ड 5 पीपल, कि उसने 5 लोगों को कत्ल किया। नहीं, इसको ऐसे समझ लीजिए कि इट हैज़ बीन फाउंड, ऐसा पाया गया है, दैट ही हैज़ किल्ड 5 पीपल। उसी तरीके से ऐसा है कि ऐसा पाया गया है कि वो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए हैं। तो ऐसे है ना कि मान लो दे हैव बीन फाउंड टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, तो दे हैव बीन फाउंड, ऐसा पाया गया है, टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड, वो उसके असर में आ गए। ठीक है, अगर मैं इसका भी पैसिव कर दूं, जो टू हैव है, अगर मैं इसका भी पैसिव कर दूं तो टू हैव बीन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि ही हैज़ बीन फाउंड टू हैव बीन बीटन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा पाया गया है कि उसको पीटा गया है। जैसे मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही हैज़ बीन बीटन। तो ये बड़ा स्टाइल है और ये थोड़ा एडवांस स्टाइल है। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ गया कि 2 persons वर फाउंड, ये वर है तो पास्ट को दिखा रहा है, वर फाउंड टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, यानी कि भाई ये जो 2 लोग हैं ये वायरस के चपेट में तो आ गए। अब लिखा है कि अनोदर पैसेंजर। अब देखिए अनोदर पैसेंजर यानी कि एक और जो दूसरा पैसेंजर, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के बाद ये जो हु है इसी को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसको इत्मीनान से समझिए। अगर कोई नया व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, देखिए ये हु है। अब हु हैड स्टेड इन जोहान्सबर्ग और यहाँ पर एक कॉमा है। अब इस कॉमा से लेके इस कॉमा तक इतना बड़ा जो टुकड़ा है ना दोस्तों,
यही क्लॉज है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो अगर आप राइटिंग सीखते हैं या न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं ना, तो आप तो भैया रट लो, आपको तो एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए ही चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये बच्चों वाली अंग्रेजी नहीं चलेगी, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अनोदर पैसेंजर, बात हम कर रहे हैं एक और पैसेंजर की, अब उस पैसेंजर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने क्या किया, हु का सहारा लिया। हमने यहां पर कॉमा लगाया। ये कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं भी देते तो कोई बात नहीं था, ये इसेंशियल नहीं है, ये नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो कॉमा लगाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं, देखिए होता क्या है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। नाम में क्या रखा है, काम देख लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से बनते। अगर मैं कहता हूँ कि द बॉय, अब मैं यहाँ पर हु लगाता हूँ, द बॉय हु वाज डांसिंग येस्टरडे इज माई फ्रेंड। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लड़के की, द बॉय, लड़का, इज माई फ्रेंड। ये जो इज आया है किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है। लड़का जो है वो मेरा दोस्त है। लेकिन ये जो मैंने देखा लिखा है हु वाज डांसिंग येस्टरडे, इतना बड़ा ये जो जुमला है, ये क्या है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से लेकर यहाँ तक का जो वाक्य है ना, ये क्लॉज कहलाता है। क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। ये हु एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, डांसिंग एक वर्ब है। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि इस लड़के के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी थी। तो जैसे हमने हु वाज डांसिंग येस्टरडे लगाया तो सुनने वाले को लगेगा अच्छा वो लड़का जो कल भैया नाच रहा था वो इसका दोस्त है। अब उसके जहन में आ जाएगा अच्छा जो नाच रहा था लड़का वो दोस्त है। यहां पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसेंशियल है। अगर मैं ये नहीं लगाता तो कैसे पता चलता कि कौन सा लड़का मेरा दोस्त है, इतने सारे लड़के थे, कौन सा दोस्त है, वही लड़का दोस्त है मेरा जो नाच रहा था। तो ये जो नाच रहा था ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये लगाना जरूरी है, न लगाने से किसी को समझ में नहीं आएगा। तो अगर कोई चीज इसेंशियल हो ना तो इधर बगल में कॉमा मत लगाइएगा। कुछ ऐसा होता है जो इसेंशियल नहीं है। अगर मैं ऐसे करके देखता हूं कि मैं बोलूं कि माई वाइफ, ओके, मैंने लिखा माई वाइफ, तो अब माई वाइफ बोलते सबके समझ में आ गया कि इसकी वाइफ एक ही है, तो माई वाइफ सब जहन में क्लियर हो गया। मैं बोलता हूं कि माई वाइफ इज माई वाइफ इज माई लाइफ। मैं एक सेंटेंस बोल दिया, माई वाइफ इज माई लाइफ, बिल्कुल क्लियर है, मेरी वाइफ मेरी लाइफ है, मैंने ऐसा बोल दिया। लेकिन अगर मैं एक और इंफॉर्मेशन यहां पर जस्ट देना चाहूं जिसकी जरूरत नहीं थी, तो मैं यहां पर एक कॉमा लगाऊंगा। ये मैं जानबूझ के एक और अपनी वाइफ के बारे में एक डिटेल बताना चाह रहा हूं। तो बोलूं कि माई वाइफ, अब मैं यहां पर लिखूं हु इज अ यूट्यूबर, फिर मैं कॉमा लगा दिया, इज माई लाइफ। तो ये हु इज अ यूट्यूबर अगर मैं ये नहीं भी बोलता तो भी वाइफ, बात तो मैं वाइफ की कर रहा हूं, तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। ये तो मैं एक ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो मैं नहीं भी दूं तो कोई बात नहीं, ये तो मैं अलग से कुछ और बता रहा हूं। अगर मैं नहीं भी दूं तो माई वाइफ इज माई लाइफ, सबको समझ में आ जाएगा किस वाइफ की बात हो रही है, भाई वाइफ इसकी एक ही है। लेकिन यहां द बॉय इज माई फ्रेंड, कौन सा बॉय भाई, हजारों लड़के थे, 100 लड़के थे, कौन सा यहां पर ये जरूरी था। अब समझ में आ रहा कॉमा कब लगाएंगे, कॉमा कब नहीं लगाएंगे, इतना काफी होगा। आगे बढ़े, इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए जी, तो इसलिए यहां पर एक कॉमा लगा है कि अनोदर पैसेंजर, फिर यहां पर लगा है कि हु हैड स्टेड इन जोन्सबर्ग। ये नहीं भी बताते तो कोई बात नहीं था, जो जोन्सबर्ग में रह चुका था, कहाँ था, साउथ अफ्रीका में है शायद वो, तो वो जो अनोदर पैसेंजर है फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते रहा था जोन्सबर्ग में, एंड ट्रैवल्ड फ्रॉम तंजानिया टू दोहा, और तंजानिया से दोहा ट्रैवल किया था, एंड फ्रॉम देयर टू दिल्ली, और वहां से फिर दिल्ली आया था। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो हैज ऑल्सो टेस्टेड, तो ये अनोदर पर्सन पैसेंजर ये सब्जेक्ट है, और ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, टेस्टेड ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, वो भी टेस्ट हुआ है पॉजिटिव, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। क्लियर है जी, आगे देखते हैं, ऐसे ही सीखते रहिएगा इस। अब हम यहां से लेकर यहां तक देखते हैं। यहां लिखा है कि अ टोटल ऑफ 10 पीपल, ठीक है, फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज हैव टेस्टेड पॉजिटिव
फॉर कोविड-19। देख लीजिए, इस हैव से पहले पहले, हैव तो हमारा हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले ही जो और टोटल से लेकर ये कंट्रीज तक जो है ये आपका एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, कई बार बता चुका हूँ। तो टोटल 10 लोग जो कि एट रिस्क कंट्रीज से आए हैं, ऐसे कंट्रीज से आए हैं जो पहले से रिस्क पर है, वो भैया पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं कोविड-19 के लिए, सिंस स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स केम इनटू इफेक्ट। स्ट्रिक्टर नॉर्म्स का मतलब है कि ऐसा मापदंड, बिल्कुल कठिन कड़क एक रूल निकला है, किसके लिए? फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स, जो अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर्स है उनके लिए एक रूल निकला है। तो जब से वो रूल केम इनटू इफेक्ट, जब से वो प्रभाव में आ गया, मतलब वो किक इन हो गया, तब से, अब कब हुआ था? फ्रॉम ट्यूसडे मिडनाइट, ट्यूसडे की आधी रात से हुआ था। तो जब से ये चालू हुआ है ना, तब से 10 लोग जो एट रिस्क कंट्रीज से आए थे भैया पॉजिटिव पाए गए। इसमें मैं सिंस को पढ़ाना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा है मैं पढ़ाऊँगा, लिस्ट में लिख दिया ना सिंस। देख लीजिएगा इसे। एक्चुअली ये जो सेंस है, सेंस बहुत सारे काम करता है। छोटा मोटा जो सेंस है वो बिगनर्स जानते हैं, बिगनर्स ऐसे जानते हैं कि मैं ना सुबह से खेल रहा हूँ, तो ऐसे बोलते हैं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सेंस जानते हैं। ये सेंस ओके है। दो और सेंस होते हैं, मैं कराता हूँ। ये तो पहला सेंस हो गया। दूसरा जो सेंस है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मुझे पता है कि बारिश हो रही है, सबको पता है, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, सबको पता है कि बारिश हो रही है। मैं आपको ऐसे चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, समझ में आएगा। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप कमेंट में लिखना कि भैया ये सब मत पढ़ाया करो, खाली ट्रांसलेट कर दो, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए हैं, 2-3 लोग बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है। यहाँ सबको पता है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब यहाँ पर एक बंदा है, अब वो लोगों से कह रहा है कि देख भाई, अब वो जिस भी भाषा में बोले, अच्छा लड़की है, लड़की कह रही है कि देखो, तो जैसा कि भाई बारिश हो रही है ना, तो हमें चाय पीनी चाहिए। मान लो उसने कहा, जैसा कि देख रहे हो कि बारिश हो रही है, तो हमें ना आज स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहिए। जैसा कि बारिश हो रही है, तो अब हमें आराम करना चाहिए। कुछ भी इसने बोला, इसने जो हिंदी में बोला कि जैसा कि बारिश हो रही है। अब ये कैसे भी बोले, इसको ये दिखाना है कि देखो बारिश हो रही है, तो चूंकि बारिश हो रही है तो हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो इसकी हिंदी चूंकि भी आती है कि चूंकि बारिश हो रही है। इसकी हिंदी क्योंकि वाली भी आ सकती है, क्योंकि बारिश हो रही है। इसकी हिंदी जैसा कि भी आ सकती है कि जैसा कि बारिश हो रही है। अगर आप हिंदी में सोचते हैं तो 3 तरह की हिंदी है इसकी। तो हम कैसे बोलेंगे? हम इसको ऐसे बोलेंगे कि हम ये दिखा रहे हैं कि चूंकि बारिश हो रही है, तो सिंस इट इज रेनिंग, सिंस इट इज रेनिंग वी शुड टेक टी, वी शुड टेक टी, हमें भैया चाय पीनी चाहिए। तो हम जब कोई चीज सबको पता है और हम उसको फिर से याद दिला रहे हैं कि भैया जैसा कि बारिश हो रही है, तो हम सिंस लगाएंगे। हम बिकॉज नहीं लगा सकते, बिकॉज में किसी को पता नहीं होता है कारण, सिंस में सबको पता है। मान लीजिए कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, सबको पता है, तो कोई मुझे बोलेगा कि सर जैसा कि आप एक यूट्यूबर है तो आपको रोज वीडियो बनाना चाहिए, तो कैसे बोलेगा कि सिंस यू आर अ यूट्यूबर, सिंस यू आर अ यूट्यूबर, आपको रोज वीडियो बनानी चाहिए, यू शुड मेक अ वीडियो एवरी डे। तो सिंस करके मुझे याद दिलाएगा। और अगर सिंस नहीं बोलेगा तो सिंस की जगह वो एज का इस्तेमाल कर सकता है कि एज यू आर यूट्यूबर, दोनों एक ही काम करते हैं यहाँ पर। ये एक सेंस है। अब सेंस का मैं तीसरा इस्तेमाल आपको बताता हूं, जो इस न्यूज़पेपर में इस्तेमाल हुआ है। देख लेते हैं, एक मिनट जी। सेंस, सेंस का तीसरा इस्तेमाल क्या होता है? इसको बोलते हैं जब से। जैसे अगर मैं ऐसे चित्र के माध्यम से बताऊं, जैसे कि एक लड़की है, ओके, और मान लो कि इस लड़की ने किसी पार्टी में मेरी इंसल्ट कर दी। अब इसने मेरी इंसल्ट की, अब ये मेरा एक पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट हो गया, उसने मेरी इंसल्ट की, किसी पार्टी में इंसल्ट कर दी मेरी। अब जब से उसने मेरी इंसल्ट की है भैया, मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूं, मुझे ऐसा बोलना है। जब से उसने मेरी इंसल्ट की है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सिंस शी इंसल्टेड मी, मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूं। तो आप जब सिंस लगाएंगे, इसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है कि सिंस शी इंसल्टेड मी, जब से उसने मेरी इंसल्ट की है, आई हैव नॉट अटेंडेड एनी एनी पार्टी। ये है वो सिंस। इसी सिंस का इस्तेमाल अभी आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये सिंस स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स केम इन टू इफेक्ट, केम है ना पास्ट इंडेफिनिट है, कि जब से, सिंस का मतलब उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से भैया ये कायदा कानून इफेक्ट में आया, तब से अ टोटल ऑफ 10 पीपल फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज हैव टेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सैंपल्स ऑफ ऑल द 6 पैसेंजर्स हैव बीन सेंट टू नेशनल सेंटर। देखिए हैव बीन सेंट प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो पैसिव आना चाहिए। जो सैंपल्स है ना, जितने भी 6 पैसेंजर्स को जो पॉजिटिव टेस्ट हुए, उनके जो सैंपल्स है हैव बीन सेंट, उन्हें भेज दिया गया है। कहाँ? टू द नेशनल सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज, वहाँ भेजा गया है। डिजीज कंट्रोल, ये उनका नाम है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। यहाँ भेजा गया, क्यों भेजा गया? फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग? टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, और ये जो टू असर्टेन है इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। क्यों भेजा गया? पर्पस क्या है? टू असर्टेन, पता लगाने के लिए। क्या पता लगाना? इफ दे हैव द न्यू ओमिक्रॉन स्ट्रेन, कि क्या, इफ का मतलब है कि क्या उनके पास, ये डाउट है ना, तो इफ दे हैव, क्या उनके पास ये जो नया जो ओमिक्रॉन जो बीमारी आया है, उसका जो स्ट्रेन का मतलब तो वैसे तनाव भी होता है, चिंता भी होती है, तो हो सकता है ओमिक्रॉन का जो स्ट्रेन जो प्रॉब्लम हो वो है कि नहीं। विच हैज़ बीन क्लासिफाइड, अब इस स्ट्रेन के बारे में, जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है ना, ये जो ओमिक्रॉन है, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो विच करके बात हो रहा है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये पैसिव के अंदर यूज किया गया है कि विच हैज बीन क्लासिफाइड, जिसको भैया क्लास में रखा गया है, एक वर्गीकृत किया गया है एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि एक ऐसा वेरिएंट है जो कि चिंता है, मतलब एक नई चिंता का वेरिएंट, एक और एक प्रकार का नया चिंता है, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे तोड़ते हैं गाइस। चलिए आगे देखें, बस खत्म ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और है क्या? अच्छा अभी इतना है। चलिए, ऑल कोविड पॉजिटिव इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, नाउन फ्रेज, आर बीइंग एडमिटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव, कि जितने भी कोविड पॉजिटिव इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स है, बीइंग एडमिटेड, उनको एडमिट किया जा रहा है टू द लोक नायक हॉस्पिटल, इसमें एडमिट किया जा रहा है। वेयर, जहां अ डेडिकेटेड वार्ड हैज बीन सेटअप, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, एक बिल्कुल डेडिकेटेड वार्ड, एक सेटअप बना दिया गया है फॉर आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग सच पेशेंट, ऐसे लोगों को आइसोलेट किया जाएगा उस वार्ड के अंदर और उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अंडर द न्यू नॉर्म्स, ये जो नया कानून बना है उसके तहत आरटी-पीसीआर टेस्ट आर मैंडेटरी, आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना ही कराना है, मैंडेटरी है फॉर पैसेंजर्स, उन पैसेंजर्स के लिए। देख लीजिए अराइविंग, ये आईएनजी क्यों लगा है बताइए जरा, ये देख लीजिए, फॉर पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स के तुरंत बगल में आईएनजी क्यों है? यहाँ कोई इज आर एम तो है नहीं, ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है नहीं, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब है कि पीसीआर टेस्ट जो है, आरटी-पीसीआर टेस्ट मैंडेटरी है फॉर पैसेंजर्स, उन पैसेंजर्स के लिए हु आर अराइविंग, इसको क्लॉज के रूप में लेंगे तो हु आर अराइविंग, जो अराइव कर रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज, रिस्क वाले कंट्री से आ रहे हैं, एंड दे विल बी अलाउड, उनको अलाउ किया जाएगा टू लीव द एयरपोर्ट, टू लीव द एयरपोर्ट ओनली आफ्टर द रिजल्ट्स कम, और जब रिजल्ट आएगा तभी वो एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं, जब एयरपोर्ट पे उनका टेस्ट हुआ, जो भी टेस्ट है, अब वो तभी जाएंगे जब। ओके गाइस, जस्ट 1 मिनट, somebody is there. यस गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो एयरपोर्ट से नहीं जा सकते। अब लिखा है कि ऑल्सो 2% ऑफ द पैसेंजर्स अराइविंग, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि 2% जो पैसेंजर्स है अराइविंग इन फ्लाइट, जो फ्लाइट्स में आ रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देश से जो आ रहे हैं, विल बी सब्जेक्टेड टू द टेस्ट रैंडमली, यानी कि जो रिस्क वाले कंट्री से नहीं आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं। अब लिखा है कि विल बी सब्जेक्टेड, उनको भी अभी सब्जेक्टेड क्या मैं बताता हूँ, टू द टेस्ट रैंडमली, रैंडमली टेस्ट के लिए उनको भी जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ, देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू, ये है सब्जेक्ट टू का इस्तेमाल, दो तरीके के इस्तेमाल इसके होते हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि लाइकली टू बी अफेक्टेड,
यूँ समझ लीजिए कि लाइकली टू बी अफेक्टेड, क्या आप प्रभावित होंगे। जैसे मैं, आपने कभी ये सुना है कि ऐसा कि म्यूचुअल फंड ऐसा कुछ लिखा होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कभी सुना है? यही है वो सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि भैया कि सब्जेक्ट टू के बाद मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मार्केट रिस्क बता रहा हूँ, तो ये मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कंडीशन अप्लाई पे है, मतलब कि उससे अफेक्ट हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट रिस्क के हिसाब से वो इधर उधर फेर बदल होता रहेगा। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि दिस विलेज इज सब्जेक्ट टू फ्लड, यानी कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, संभावना है, लाइकली टू बी अफेक्टेड, कभी भी अफेक्ट हो सकता है बाढ़ से। तो ये होता है सब्जेक्ट टू। ओके, सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दैट। जैसे आपने दिस दैट बोला तो दिस दैट का प्रभाव उस पर पड़ सकता है। ओके, दे आर सब्जेक्ट टू बीपी टेस्ट। अगर मैं कहता हूँ कि बीपी टेस्ट, तो बीपी टेस्ट का मतलब कि बीपी टेस्ट का कभी भी हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। एक ये सब्जेक्ट टू होता है। एक होता है कि आप सब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे, सब्जेक्टेड टू। ओ हो, लाइट चली गई दोस्तों, हाउ सैड। फटाफट ख़त्म करते हैं गैस, क्योंकि इन्वर्टर में ज़्यादा दम नहीं है। एक मिनट, फटाफट ख़त्म करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यू विल बी सब्जेक्टेड टू ब्लड टेस्ट, इसका मतलब है कि भैया यू विल बी पुट थ्रू, आपको ऐसा किया जाएगा कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है। तो यू विल बी सब्जेक्टेड टू, यानी कि आपको फोर्स किया जाएगा कि आपको ऐसा करना है। तो ये है वो सब्जेक्टेड टू। फटाफट खत्म करते हैं। देख रहे हैं कि विल बी सब्जेक्टेड टू द टेस्ट, यानी कि उन जो दूसरे देश से जो लोग आ रहे हैं उनको भी टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया जाएगा, यानी कि फोर्स किया जाएगा। चलिए, एन ऑफिशियल सेड, एक ऑफिशियल ने कहा कि लिटिल ओवर 2950 पैसेंजर्स अराइव्ड, वो पहुंचे एट दिल्ली एयरपोर्ट इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स में पहुंचे थे फ्रॉम वेडनेसडे मिडनाइट टिल 7 PM। वेडनेसडे की मिडनाइट से शाम के 7 बजे तक पहुंचे ऑन थर्सडे को। ऑफ देम, उनमें से मोर देन 2150, यानी कि 2950 में से 2150 पैसेंजर्स टुक रैपिड पीसीआर टेस्ट, उनका रैपिड पीसीआर टेस्ट हुआ, वाइल द रेस्ट ऑप्टेड फॉर आरटी पीसीआर टेस्ट। और ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना, बाकी ने चुना कि भैया मेरा आरटी पीसीआर टेस्ट करो। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल के अनुसार द रिजल्ट ऑफ रैपिड पीसीआर टेस्ट टेक्स अराउंड 90 मिनट्स। अगर आप रैपिड पीसीआर टेस्ट कराते हैं 90 मिनट लगता है, वाइल दैट फॉर एन आरटी पीसीआर टेस्ट एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स आर रिक्वायर्ड, 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। चलिए गाइस, यही था। थैंक यू वेरी मच। लाइट चली गई, इन्वर्टर बंद हो रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।